Hi dear students, this is biology class. I'm your biology educator Mukesh Kumar Dona. Videos Learning is a platform for academic and foundation exams, competition exams. दो जो पहले हम लेक्चर्स कर चुके हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मोमेंट ऑफ 11th बायोलॉजी, उनके अंदर हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मसल्स के टाइप्स, मसल्स की कॉम्पोजिशन एनाटॉमी के अंदर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेसिकली, उसको समझने के लिए हम थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मसल्स स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स पर स्लाइडिंग करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज states that contraction of muscles fiber is due to sliding of thin filament का मतलब एक्टिन फिलामेंट over the thick filaments, जिन्हें मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक तरह का स्टेट है कॉन्ट्रैक्शन को। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तो मसल्स फाइबर के अंदर एक स्लाइडिंग होती है, थिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग थिक फिलामेंट्स के ऊपर होती है। इस तरह का जो स्लाइडिंग होता है उसके लिए इनिशिएशन होता है। न्यूरल सिग्नल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से राइज होते हैं वो मोटो न्यूरॉन्स तक, इन मसल्स फाइबर्स तक आते हैं। जब न्यूरल सिग्नल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू मसल्स के अंदर आते हैं तो सार्कोलेमा, जो मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर ये सिग्नल्स आते हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किया जाता है, एसिटोकोलिन। और ये एसिटोकोलिन एक पावर जनरेट करता है सार्कोलेमा पर, जिससे डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से मसल्स फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। इस मसल्स फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन बहुत ही प्रमोटिंग वर्क करता है। जब कैल्शियम आयन इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो इनकी एक्टिव साइट्स, एक्टिन की एक्टिव साइट्स मायोसिन के साथ में बॉन्डिंग करती है, और मायोसिन की ये बॉन्डिंग एक्टिव साइट एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर के एक्टिन फिलामेंट्स को मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग करती है। इसको हम बेटर एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं।
डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने बोला अभी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरल सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स में आते हैं। जब ये न्यूरो जंक्शंस के थ्रू मसल्स में एंटर करते हैं तो न्यूरोलेमा स्पेसिफिक टाइप की एसिटोकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटोकोलिन, वो रिलीज किया जाता है। तो न्यूरोलेमा के ऊपर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज किए जा रहे हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जनरेट किए गए पावर के थ्रू मसल्स में से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं इनके सार्कोमिक रेटिकुलम में, यानी कि मसल्स के साइटोप्लाज्मा में। ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ में, फिलामेंट के साथ में एक्शन करती है और मायोसिन के हेड के साथ एक्टिन फिलामेंट्स को बाइंड कर देती है। सो इनिशियल सिग्नल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू न्यूरॉन्स के होते हुए जब मसल्स फाइबर तक पहुंचता है तो सार्कोलेमा इन सिग्नल्स को अज्यूम करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सार्कोलेमा के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटोकोलिन ये वर्क करते हैं। एक्टिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है मसल्स के ऊपर और मसल्स के अंदर से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मा में चले जाते हैं, होते हैं रिलीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और सार्कोप्लाज्मा में चले जाते हैं। ये कैल्शियम आयन जब ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ में बाइंड होते हैं तो ये मायोसिन की एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर देते हैं। इस तरह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के साथ में जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। इस क्रॉस ब्रिजेस मेथड के अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। सो मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन के साथ में और बनाता है क्रॉस ब्रिज। इस दौरान एनर्जी एटीपी रिक्वायर्स होती है। इस तरह से इन क्रॉस ब्रिजेस में पुलिंग होने से जो दो सार्कोमियर्स की ए बैंड साइज होती है वो दोनों एक दूसरे के सेंटर पॉइंट की तरफ पुल्ड की जाती है। इस तरह से दो जेड लाइंस सार्कोमियर्स की वो एक दूसरे के क्लोजर पुल्ड की जाती है और इस वजह से सार्कोमियर्स में शॉर्टनिंग होती है और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड्स गेट रिड्यूसेस, आई बैंड्स के बीच की लंबाई कम हो जाती है। अभी तक एक्टिन फिलामेंट ने मायोसिन फिलामेंट के साथ एटीपी की प्रेजेंस में क्रॉस ब्रिज बनाए हैं और उन क्रॉस ब्रिज में पुलिंग हो रही है जिससे आई बैंड्स के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है। इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहते हैं। मायोसिन एटीपी रिलीज कर देता है और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। जब तक नया एटीपी मॉलिक्यूल वापस इस मायोसिन फिलामेंट के साथ नहीं जुड़ जाता तब तक एक्टिन फिलामेंट वापस क्रिस क्रॉस ब्रिज नहीं बनाता। ये क्रॉस ब्रिज वापस बनते हैं। इसी तरह से इनमें पुलिंग होती है और ये पुलिंग होने से इन तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाता है। जब तक एटीपी मॉलिक्यूल
के जुड़ने के लिए मायोसिन की एटीपी बाइंडिंग साइट एक्सपोज रहेगी, तब तक एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में क्रॉस ब्रिज बनते चले जाएंगे और उनके बीच में पुलिंग होती रहेगी। रिलैक्स स्टेट में मायोसिन की एटीपी बाइंडिंग साइट मास्क्ड हो जाती, कवर्ड हो जाती है। इस पोजीशन में मायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ में बाइंडिंग नहीं कर पाता, और एक्टिन जब मायोसिन फिलामेंट्स के साथ बाइंडिंग नहीं कर पाता तो जो हाईली एक्साइटेड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो क्रॉस ब्रिज के टूट जाने से वापस एज इट इज साइलेंट स्टेज आ जाती। कैल्शियम आयन जो साइटोप्लाज्मा में आया था वापस सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता, वापस पंप बैक कर दिए जाते हैं। और इस तरह से जितनी भी एक्टिव साइट्स होती है एक्टिन फिलामेंट्स पर और मायोसिन की जो साइट्स होती हैं वो वापस कवर्ड हो जाती है और रेस्टिंग स्टेज आने से कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस रिलैक्सेशन हो जाता। इस तरह से हम एक स्केलेटल मसल्स की बायोकेमिस्ट्री को हम इन पॉइंट्स के अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सिग्नल अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, neurotransmitters like acetylcholine generates action potential in sarcolemma, calcium ions released from sarcoplasmic reticulum into sarcoplasma, calcium ions bind to actin filaments and also remove the masking of active sites from myosin, myosin को uncover कर देती है। myosin head bind to active sites, एक्टिन साइट के साथ में बाइंड कर लेती है एंड क्रॉस ब्रिज बनाती है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इस क्रॉस ब्रिजेस की वजह से दिस पुल्ड द एक्टिन फिलामेंट्स ऑन द मायोसिन फिलामेंट्स। एज अ रिजल्ट जेड लाइन्स आर पुल्ड क्लोजर टुगेदर, दैट इज द रीजन बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। द मायोसिन रिलीज एडीपी एंड फॉस्फेट आयन गोज बैक टू रिलीज स्टेट। जब क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं उसके बाद एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्लाइडिंग होती है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से मायोसिन रिलीज हो जाएगा, रिलीज स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर नया एटीपी जब बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज पुराने वाला टूटेगा और नया क्रॉस ब्रिज बनेगा, वापस से यही सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है जब तक कि कैल्शियम आयन पंप बैक ना कर दिया जाए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब तक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। एक्टिव का मायोसिन के साथ में एटीपी की प्रेजेंस में क्रॉस ब्रिजेस का बनना, उस क्रॉस ब्रिजेस में पुलिंग होना, जेड लाइन्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, दोबारा एटीपी मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, क्रिस ब्रिज पुराने वाले टूटना, नए बनना, ये तब तक स्लाइडिंग चलता रहता जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं चले जाते, यानी कि सार्कोप्लाज्मा में रहते हैं तब तक। जब कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आता है कि जो एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स है जहाँ से वो एटीपी की प्रेजेंस में मायोसिन के साथ में क्रॉस ब्रिज बना रहा है, वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट वापस कवर्ड हो जाती है और इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा और वापस रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये पूरा थ्योरी स्लाइडिंग इवेंट्स के अंदर आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि इस स्लाइडिंग पैटर्न के अंदर मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक स्टेट है कॉन्ट्रैक्शन का जिसके अंदर थिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। इन स्लाइडिंग का होने का सबसे बड़ा रीज़न है एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में बनने वाले क्रॉस ब्रिजेस और उनमें होने वाली पुलिंग, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्लाइडिंग
फिलामेंट थियरी है। यह डायग्राम शो किया गया है। दिस इज जेड लाइन। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जेड लाइन एक दूसरे के पास में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर देखिए आप, ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इनके बीच में ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है। ये क्रॉस ब्रिज का बनना, क्रॉस ब्रिज में पुलिंग होना एटीपी की प्रेजेंस में, तब ये जेड लाइन एक दूसरे के पास में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वाला स्टेट हो गया। जब एटीपी मॉलिक्यूल्स अब नहीं जुड़ेंगे एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स के साथ में, तो एक्टिन की एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वो कवर्ड हो जाएगी और ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने की वजह से ये जेड लाइन एक दूसरे के पास में आ जाएगी। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्म। जब टूटेगा तो वापस रिलैक्स फॉर्म आ जाएगा, जिसको हम रिलैक्सेशन फॉर्म कहते हैं। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ स्लाइडिंग। ये स्लाइडिंग थ्योरी है एक तरह की। सो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। State that contraction of muscles fiber is due to sliding of thin filaments over the thick filaments. This is called sliding filament. इस स्लाइडिंग फिलामेंट्स में जो चार्जिंग क्रिएट होती है वो कैल्शियम आयन की वजह से होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सेकेंड मसल्स फटीक्यू, थर्ड रेड एंड वाइट मसल्स फाइबर्स। किसी भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एक मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी का स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से उस मसल्स फाइबर का एक्साइटमेंट होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। इस तरह के जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स है, जो किसी भी मसल्स को एक्साइटेट करके कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यदि नहीं मिलता है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर उस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। रिएक्शन टाइम, एक फाइबर्स है वो अलग अलग मसल्स के अंदर अलग अलग टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन मसल्स फैटिग्यू। किसी भी मसल्स के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, प्रोलॉन्गली रिपीटेड स्टिमुलेशन जब तक मिलता रहता है, तो एक रिडक्शन टाइम आता है जिस दौरान मसल्स है वो रिडक्शन क्रिएट करती है, एक रिडक्शन फोर्स क्रिएट करती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रुक जाता है। ऐसा अकुमुलेशन की वजह से होता है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड अकुमुलेट होता है मसल्स फाइबर्स में, वो एनारोबिक ब्रेकडाउन की वजह से हो जाता है। जब तक ग्लाइकोजन वापस रिपीट नहीं किया जाता, तब तक उस मसल्स की अनएक्टिवनेस रिडक्शन फोर्स वाली पोजीशन बनी रहती है। इस स्टेट को मसल्स फटीग्यू कहते हैं। तो इस तरह से मसल्स की वो स्टेट जो हमें प्रोलॉन्ग्ड रिपीटेड स्टिमुलेशन जब तक मिलता रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन की वजह से लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है। इस लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेट होने से उस मसल्स के अंदर रिडक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है। इस तरह की मसल्स की
स्केलेटरी मसल्स की इस तरह की फिजिकल स्टेट को मसल्स फटीग्यू कहते हैं। अब करते हैं बात रेड एंड वाइट मसल्स फाइबर्स की। रेड और वाइट मसल्स फाइबर्स हमारी बॉडी में कलर्ड वाइट होते हैं। लाइक मसल्स जिनमें रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोर की जाती है एज ए पिगमेंट, उसमें मायोग्लोबिन एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। क्वांटिटी मायोग्लोबिन्स की जो प्रेजेंट होती है इस तरह की स्केलेटरी मसल्स बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, रेड एंड वाइट मसल्स। रेड मसल्स में हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबुलिन्स होते हैं जिसकी वजह से रेड कलर में नज़र आती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी अमाउंट को स्टोर करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इन मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहा जाता है। जबकि जो वाइट और पेले मसल्स होती हैं इनमें लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन्स होती हैं, इसलिए कलर वाइज वाइट नज़र आती है। इनमें लेस माइटोकॉन्ड्रियाज होता है, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट हाई होता है। ये डिपेंड एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी करती है, इसलिए इनको एनारोबिक मसल्स भी बोला जाता है। सो रेड एंड वाइट मसल्स फाइबर्स, रेड मसल्स जिनमें हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन्स होता है इसलिए रेड कलर में नज़र आती हैं। इनमें लार्ज नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। जनरली इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को एटीपी प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए इनको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। वाइट मसल्स हैं जिनमें लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबुल्स होते हैं और बेसिकली इनमें लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, बट स्पेशली इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पर अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डिपेंड करती है, इसलिए इनको एनारोबिक मसल्स भी कहते हैं। तो रेड और वाइट मसल्स बेसिकली जिनमें रेड कलर ऑक्सीजन स्टोर रहती है वो ये स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स इन रेड और वाइट मसल्स फाइबर में होती है जिसे मायोग्लोबिन्स कहते हैं। इनके अंदर ये यूटिलिटी ऑफ मायोग्लोबिन्स जो प्रेजेंट करती है स्केलेटन मसल्स में दो टाइप की है, इस हिसाब से ये वो रेड और वाइट मसल्स दो डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है। तो इस तरह से आज के इस सेशन के अंदर हमने मसल्स की एनाटॉमी को पढ़ने के बाद मसल्स के स्लाइडिंग मेथड को पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है उसकी बायोकेमिस्ट्री को भी हमने आज पढ़ा है। एक बार इनको लिटरली वापस से रिवाइज कर लेते हैं। Mechanism of muscles contraction. This can be understood by sliding filament theory. It is a state that contraction of muscles fiber is due to the sliding of thin filaments over the thick filaments is there. जब thin filaments और thick filaments यानी कि एक्टिन और मायोसिन filaments के बीच में ATP मोलिक्यूल्स की प्रेजेंस में बाइंडिंग होती है तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और उन क्रॉस ब्रिजेस में पुलिंग होती है। पुलिंग होने के बाद जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्रॉस बेस पुराना वाला टूट जाता है, नया एटीपी बाइंड होने पर नया क्रॉस बेस बन जाता है। इस तरह से जब तक कैल्शियम आयन मसल्स फाइबर में प्रोटोप्लाज्मा में पड़े रहेंगे तब तक ये क्रॉस बेस का बनना और इनमें पुलिंग होना दोनों होती रहती है। इस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने से एक सार्कोमियर के दो कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइंस एक दूसरे की तरफ पुल टुगेदर की जाती है। जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मा से निकल करके वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुल्ड बैक कर दिया जाता है, इस पोजीशन में मसल्स का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है।
इस दौरान एटीपी मायोसिन के साथ में बाइंडिंग ख़त्म कर देता है। यहाँ एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के साथ में बाइंडिंग ख़त्म कर देता है, क्रॉस ब्रिज का बनना टोटली ख़त्म हो जाता है और एक्टिन फिलामेंट्स का मायोसिन फिलामेंट्स पर जो स्लाइडिंग हो रही थी वो टोटली फिनिश हो जाती है। जेड लाइन जो पुल्ड होने पर टुगेदरली एक दूसरे के पास में पुल्ड हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, वापस रिलैक्स हो जाने से मसल्स, फाइबर और सार्कोमियर का रिलैक्सेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने ये स्टेप्स किए थे। सिग्नल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से राइज हो रहे हैं उनके जंक्शंस हैं वो मसल्स फाइबर्स पर हैं, जिनको हम मस्कुलो ट्रांसमिशन जंक्शंस कहते हैं। मस्कुलो ट्रांसमिशन जंक्शंस के नर्व एंडिंग्स से एसिटोकोलिन लिक्विड सिक्रेट होता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स पर एक पोटेंशियल जनरेट करती है, जिसकी वजह से सार्कोलेमा के अंदर से कैल्शियम आयंस रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सार्कोप्लाज्मा में रिलीज किए जाते हैं। सार्कोप्लाज्मा में ये रिलीज किए गए एंजाइम्स बाइंड करते हैं, एक्टिव करते हैं बाइंडिंग करने के लिए एक्टिन फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट के साथ। जब मायोसिन फिलामेंट के हेड एक्टिन फिलामेंट्स की एक्टिव साइट के साथ में मिल करके जुड़ जाते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। एटीपी के प्रेजेंस में क्रॉस ब्रिज का बनना और उनकी पुलिंग होने से मायोसिन फिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स के रिजल्ट में अट्रैक्शन होने से, क्रॉस ब्रिजेस में अट्रैक्शन होने से जेड लाइन्स एक दूसरे के पास पुल्ड क्लोजर टू गैदर की जाती। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। मायोसिन जब रिलीज कर देता है एडीपी फॉस्फेट आयन, वापस अपनी रिलीज स्टेट में आ जाता है। एक नया एटीपी बाइंड होने से वापस क्रॉस ब्रिज, पुराने वाले बनते हैं, नए जुड़ते हैं, नए बनते हैं, पुराने वाले टूटेंगे, नए वाले बनेंगे। नया क्रॉस ब्रिज जो फॉर्म होता है वो वापस से स्लाइडिंग करता रहता है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मा में बने रहते हैं। जैसे ही सार्कोप्लाज्मा के कैल्शियम आयन न्यूट्रल होकर के वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, वैसे ही एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के साथ में जो क्रॉस ब्रिज बना रहे थे उनकी ब्रेकिंग हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मसल्स का वापस से रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होने से दो जेड लाइन्स पास में आना, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में क्रॉस ब्रिज में पुलिंग होने की वजह से हो रहा एटीपी की प्रेजेंस में। जब एक्टिन और मायोसिन के इन बिटवीन जो क्रॉस ब्रिजेस ख़त्म हो जाते हैं तो वापस से रिलैक्सेशन हो जाता है और यही एज इट इज़ पोजीशन आ जाती है। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मसल्स फटीग्यू, रेड वाइट्स। किसी भी मसल्स को स्टिमुलस, एक मिनिमम से मिनिमम स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जो कंट्रक्शन फोर्स जनरेट कर सके, उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इससे कम मिलने पर उस मसल्स में किसी भी तरह का कॉन्ट्रक्शन नहीं होता है। मसल्स की वो स्टेट जब प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन और प्रोलॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रक्शन की वजह से उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लाइकोजन होने से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे उस मसल्स की एक रिडक्शन इन फोर्स मसल्स कॉन्ट्रक्शन क्रिएट होती है, उसी को फटीग्यू कहते हैं। और रेड और वाइट मसल्स बेसिकली हमारी बॉडी में होती है। तो इस तरह से आज हमने इस सेशन के बारे में पढ़ा है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।